टी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे बात करेंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला और साथ ही साथ आज के लिए दिन अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज मार्केट का एक्शन देखें तो दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद बाजार 17,000 के नीचे ही यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि हमने दिन के दौरान देखा था कि अहम सपोर्ट लेवल्स भी टूटते हुए अहम सपोर्ट लेवल्स पर आ चुका था बाजार। निफ्टी में अगर लोस की बात करें तो 17,800 तक के लेवल्स भी हमने देखे, लेकिन उसके बाद दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स में भी 360 अंकों की गिरावट देखने को मिली है और बैंकिंग शेयर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी गिरावट थी, लेकिन रिकवर होके आज बाजार बंद हुए। हमने बीच में देखा कि डाउ फ्यूचर्स में भी हल्की रिकवरी आई और उसका असर आज भारतीय बाजार की चाल पर देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल मार्केट कमजोर ही था। मेटल, सरकारी, बैंक और आईटी शेयरों में आज हमने देखा कि सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला है। मेटल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नालको, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जीएसपीएल में 2 से 4% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा हमने देखा कि निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो आज तेजी थी एचयूएल के काउंटर में। क्रूड के लेवल्स हमने देखे कि $71 के भी नीचे फिसल चुके थे। रिकॉर्ड गिरावट यहाँ पर आई और उसके बाद हमने देखा कि क्रूड में गिरावट से जिन जिन स्टॉक्स को फायदा होता है, जैसे एफएमसीजी शेयर्स को फायदा होता है, तो उसके चलते आज हमने देखा एचयूएल करीब 2.5% ऊपर था। बीपीसीएल में आज एक तेजी देखने को मिली करीब 2% की। आईटीसी और ग्रासिम जैसे शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो आईटीसी का आज एफएमसीजी स्टॉक्स और कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज हमने देखा कि अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा लूजिंग साइड पर बात करें तो आज फाइनेंशियल स्पेस में काफी ज्यादा वीकनेस थी। बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, विप्रो जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और मिड कैप स्पेस की बात करें तो आज केमिकल कंपनियों में तेजी थी। इसके अलावा नेटवर्क 80, सुदर्शन केमिकल, रैलिस इंडिया, बीसीजी और आरती ड्रग्स जैसे स्टॉक्स आज चल रहे थे। आरती ड्रग्स 16% की बढ़त के साथ आज कारोबार कर रहा था। वहीं मिड कैप में कुछ और भी गिरने वाले शेयरों पर नजर डाले तो आज कमजोरी थी बलरामपुर चीनी में, एचएएल, दीपक फर्टिलाइजर, इंडिया सीमेंट और इसके अलावा अदानी टोटल गैस जैसे स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। लेकिन इस कमजोर बाजार में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने अपना 52 वीक हाई बनाया। इसमें केपीआईटी टेक देखिए, यहाँ पर करीब 2% की तेजी थी। गोदरेज कंज्यूमर आज सुबह से ही ये तमाम एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर था। एक टर्न अराउंड की बात की जा रही है कंपनी में, जिसके चलते गोदरेज कंज्यूमर आज सुबह से ही हरे निशान में कारोबार कर रहा था। क्लोजिंग भी काफी अच्छी हुई। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस भी अच्छा चल रहा था। ब्लू स्टार में आज अच्छी तेजी देखने को मिली और हरे निशान में क्लोजिंग हुई। और इसके अलावा गुजरात पीपावाव जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन देखने को मिला है। रिलायंस आज 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर फिसला, वहां पर करीब एक महीने में 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज हमने एक्शन होता हुआ दिखाई दिया। कुल मिला के बात करें तो हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, ब्लैक मंडे कहेंगे हम, जिसका कि असर आज बाजार पर देखने को मिला है। लेकिन अब अगला जो अहम इवेंट है वो है फेड की बैठक और उस पर अब दुनिया भर के बाजारों की नजर टिकी हुई है। और उसके पहले आज हमने हल्की रिकवरी भी देखी, इस उम्मीद से कि फेड शायद इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव ना करे, स्टेटस को मेंटेन रखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी यहाँ पर मार्केट एक्शन पर नजर डालें तो आज कुछ बड़े एनालिस्ट से भी हमारी बात हुई, मार्केट एक्सपर्ट से हमारी बात हुई और उनका इस बाजार पर क्या कहना है एक एक करके आपके सामने ये भी रखते हैं। और इंक्रेड एएमसी के सीईओ और सीआईओ मृणाल सिंह के मुताबिक बाजार की गिरावट में खरीदारी के नए मौके बनते दिखेंगे। निवेशकों को मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए। हमारी उम्मीद में बाजार में सेक्टोरल डाइवर्जन बहुत ज्यादा रहेगा रिटर्न्स का, क्योंकि फंडामेंटली बाजार में 2-3 लार्ज लैंडस्केप चेंज हुए हैं। ग्लोबल मैक्रो डिटोरिएट हुआ है, ग्लोबल कैपिटल विड्रॉ कर रही है इंटरेस्ट रेट की वजह से। सो बिजनेस जो ग्रोथ अर्निंग्स में डिलीवर करेंगे उनको मार्केट रिवॉर्ड करेगा। भले ही वो एक ही सेक्टर में हम देखेंगे कि एक ये हो सकता है कि वर्स्ट और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा 1-2 साल में। सो ये क्लासिकल स्टॉक पिकर्स मार्केट है। यहाँ पे एक पोर्शन ऑफ मार्केट है जो महंगा दिखता है और एक पोर्शन ऑफ मार्केट है जो बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस्ड भी दिखता है। मेरे ख्याल से सेक्टरल बात करना थोड़ा बेमानी है। स्टॉक इज मेरे ख्याल से एक बेटर
डिस्कशन हो जाता है। तो जैसे भले बैंकिंग हो या लेंडिंग बिजनेस हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस जिसे कहा जाता है, उसी में कुछ महंगे बिजनेस दिखते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखते हैं। जैसे हमें लगता है हाउसिंग मॉर्गेज बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही और भी सेक्टर्स हैं जिनमें कुछ इंटरेस्टिंग प्राइसेस दिखते हैं बिजनेस के। स्मॉल कैप में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग प्राइसेस भी दिख जाते हैं, लार्ज कैप में भी सिलेक्टिव पोजीशंस अच्छी लगती हैं। सो ये एक क्लासिकल मार्केट है जहाँ पे आपको पेशेंटली रिस्क रिवॉर्ड और वैल्यूएशन और अर्निंग ग्रोथ देखना होगा, और मार्केट रिवॉर्ड करेगा उसको। सो ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है, ऐसे मैक्रो 2010 2011 के फेज में भी हमने देखा ही है। तो ये एक तरह से मेरे मेरे ख्याल से इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग। बहुत क्लियर है, अगर आप एफडीआई का ट्रेंड देखेंगे और पिछला 10 साल का ट्रेंड देखेंगे तो क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग साइड में एफडीआई इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअली वो एकलौती स्पेस है जहाँ पे एफडीआई इंक्रीज हो रहा है। पीएलआई का इफेक्ट है, चाइना प्लस वन का इफेक्ट है। और पहली चीज कोई भी कारखाना डालने से पहले व्यापारी करता है वो मशीन ऑर्डर करता है। इस बीच में अप्रूवल्स और प्लांट साइट को रेडी करते हैं, और जब मशीन आती है तो उसको कमीशन करते हैं। तो हम एक पहला फेज देख रहे हैं जिसको मैं कहूंगा एक लॉन्ग ड्रॉन रनवे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रहेगा। सो कैपिटल गुड्स ऑर्डरिंग ऑलरेडी हो रहा है। अगर आप आरबीआई डेटा देखें तो द कैपिटल गुड्स इंपोर्ट एक स्क्रॉचिंग पेस पे ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप एक्सपोर्ट डेटा देखें तो आईटी के बाद, आईटी हमारा $150 बिलियन का एक्सपोर्ट है, कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट $100 बिलियन प्लस है। सो कैपिटल गुड्स ट्रेड ह्यूज है, बोथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और ये बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कैपेसिटी क्रिएट हो रही है, और ये कैपेसिटी का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब ये कैपेसिटी ऑन स्ट्रीम आएगी तो प्रोडक्शन आएगा, ग्रोथ आएगी, जॉब्स आएंगे। ये एक बहुत ही उम्दा साइन है, और कैपिटल गुड्स मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स बहुत पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री दिखाएगा। हो सकता है मार्केट उसको जल्दी प्राइस इन कर ले, बट फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स मे बी मोर, मेरे ख्याल से केपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ विल कंटिन्यू टू सरप्राइज पॉजिटिवली। ये होता रहेगा मेरे ख्याल से, और कैप गुड्स इज अ स्टार्ट। बिल्कुल। तो ये थे मृणाल बाजार पर अपनी मृणाल सिंह बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज हम ने देखा कि कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था। क्रूड $71 के नीचे निकला, और उसके अलावा सोने में भी आज हमने देखा कि रिकॉर्ड रैली देखने को मिली है। क्या है वजह और किन शेयरों को इससे फ़ायदा हो सकता है, इस पर बात करने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ है। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, आज अगर गोल्ड की अगर बात करें तो ज़बरदस्त रैली का दिन था, और मार्च के ही महीने में आप देखें 9-10 मार्च के आसपास जो भाव था वो 55,000 के आसपास गोल्ड का भाव था। आज 60,455 रुपये तक चला गया, यानी 5,000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी सिर्फ एक ही दिन में गोल्ड में देखिए, 9 दिनों में ही 5,500 रुपये गोल्ड महंगा हो गया। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है। फोकल पॉइंट यहाँ पर जो केंद्र सेंटर बन रहा है वो है बॉन्ड यील्ड है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखें तो जो 4% के आसपास फरवरी में हुआ करता था वो 3.25% के आसपास आ गया है। डॉलर जो सेफ हेवन के तौर पर जिसकी बाइंग हो रही थी वो भी बाइंग अब वहाँ पर खत्म हो रही है। तो एकमात्र एसेट क्लास जहाँ पर लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस है, ट्रेडर्स का, निवेशकों का, वो गोल्ड है। और जितना मार्केट में डर बढ़ता है, जितना फियर फैक्टर होगा, उतना ज़्यादा गोल्ड को फायदा हो रहा है। यही वजह है कि गोल्ड में अच्छी तेज़ी दिखी है, और हफ्ते भर में 6% बढ़ने के बाद आज भी तेज़ी जारी रही। और पिछले एक साल में आप गोल्ड में देखें तो 15% तक की रैली आ चुकी है। अब आगे बाजार की नज़र एफओएमसी की जो बैठक होगी 21 और 22 मार्च को, वहाँ पर किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, अब बाजार उसकी तरफ देख रहा है। लेकिन अब बाजार ये भी समझ रहा है कि हो सकता है कि फेड इस बार ब्याज दरें ना बढ़ाए, होल्ड भी करे। अगर बढ़ाए भी तो आधे % की बजाय सिर्फ 0.25% में दरों में ही बढ़ोतरी हो। तो ये सारे फैक्टर आगे बाजार को ड्राइव करेंगे। लेकिन अब तक जो भी रैली आई है वो बैंकिंग सेक्टर को संकट को लेकर आई है। आगे फेड के फैसले के हिसाब से बाजार अपनी दिशा लेगा। बिल्कुल। तो ये है वजह जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि घरेलू बाजार में रिकॉर्ड रैली देखने को मिल रही है। और जैसा कि अभी विश्व मोहन बता रहे थे कि अब आगे फेड की बैठक भी होने वाली है, तो उससे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एक और खबर पर। रिलायंस, ये स्टॉक भी फोकस में था, और रिलायंस के शेयर में लगातार गिरावट जारी है। आज भी हमने देखा कि नया 52 वीक का स्तर कंपनी ने छुआ। तो क्या है रिलायंस में गिरावट की वजह, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, बताइए।
अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर प्राइस है उसमें लगातार 8वें दिन के लिए हमें गिरावट देखने को मिल रहा है और वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2020 के लोस पे है, करीब 17.6 टाइम्स 12 मंथ फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स जो है। बट याद रखिएगा वैल्यूएशंस अभी भी मार्च लोस से काफ़ी ऊपर है। मार्च लोस मतलब कोविड के जो लोस थे वहाँ पे करीब 11.9 टाइम्स का वैल्यूएशन था। तो अब ये क्यों गिरावट देखने को मिल रही है हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइस में? सबसे पहला रीज़न तो जो इन्वेस्टर में कंसर्न्स है वो है केपेक्स साइकिल को लेके। अब पास में भी जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल में रहता है तभी अगर हम देखें तो शेयर प्राइसेस जो है वो म्यूटेड ही रहते हैं, उसमें कुछ बड़े गेंस देखने नहीं मिलते। बट इस टाइम के केपेक्स साइकिल में एक और डिफरेंस ये है कि इस बार इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी थोड़ी कम है कि कहाँ पे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है कंपनी को आगे चलते इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से। उसी के साथ ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसी के कंपनी जो काफ़ी सारी एक्विजिशंस कर रही है उसके वजह से अगर आप कंपनी का डेट देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। पहले ये कंपनी नेट डेट फ्री था, अभी 1 लाख करोड़ के ऊपर का डेट है। और इस डेट के कारण और बढ़ते इंटरेस्ट रेट के कारण आगे चलते कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कंपनी के प्रॉफिट्स के वे डाउन करेगा आगे चलते, ऐसे एनालिस्ट को कंसर्न है। अब अगर हम रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस की बात करें जो कि 50% से ज़्यादा एसओटीपी वैल्यूएशन में आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, तो दोनों ही सेक्टर में थोड़ा बहुत एक कंजम्पशन स्लो डाउन के कारण इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब O2C सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल है उसमें प्रोडक्ट्स के मार्जिन में अभी भी रिकवरी नहीं देखने को मिली है। भले ही चाइना ओपन अप हो चुका है, अभी ये सबसे बड़ा की ट्रिगर था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए कि चाइना अगर ओपन अप हो जाता है तो पेट्रोकेमिकल की डिमांड बढ़ेगी जिसकी वजह से मार्जिन में एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और अगर GRMs की बात करें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स भी जो है वो कंटिन्यूसली गिरे जा रहे हैं। जनवरी में वो करीब $10 प्रति बैरल के आसपास एवरेज कर रहे थे और अब वो $7 to $8 के आसपास एवरेज कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो टैरिफ हाइक जो कि टेलीकॉम सेगमेंट में सबसे बड़ा की ट्रिगर है वो नहीं होगा आगे चल के, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट को, क्योंकि इलेक्शन पीरियड आ रहा है और तभी हमने पास में भी देखा है कि कभी कोई बड़ा टैरिफ हाइक नहीं आता है। और इन वजहों के कारण अगर आप देखेंगे तो FY24 का जो EPS है उसमें एक कट आने की एक्सपेक्टेशंस है अभी स्ट्रीट को। पहले तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 19% का जंप आ सकता है EPS में FY24 के, बट अब इन कारणों के वजह से एक कट आने की एक्सपेक्टेशंस है। और इन सभी कारणों की वजह से अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाल्को में बची हुई 49% हिस्सेदारी बेचने के लिए माइनिंग मिनिस्ट्री ने दीपाम से संपर्क किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश बताइए। देखिए, बाल्को यानी कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में सरकार की जो बची हुई हिस्सेदारी है उसको किस तरीके से बेचा जाएगा, कब बेचा जाएगा, इससे संबंधित जो चर्चा है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से माइंस मिनिस्ट्री ने दीपम से संपर्क किया है और दीपम की रणनीति जानने की चाहत रखी है और ये कहा है कि वो बताए, दीपम ये जानकारी दे कि आखिर जो बाल्को का पूर्ण डाइवेस्टमेंट है उसको लेकर रोड मैप क्या है। जैसा कि आपको पता है कि बाल्को में सरकार की हिस्सेदारी इस वक्त 49% है और 51% हिस्सेदारी वेदांता ग्रुप की है, यानी मालिकाना हक उसके पास है। लेकिन जो 49% स्टेक सरकार की है, जो रेजिडुअल स्टेक है, उसको कैसे बेचा जाएगा, उसका रोड मैप क्या है, इससे संबंधित जानकारी जो है माइंस मिनिस्ट्री ने दीपम से मांगी है, क्योंकि लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है और अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। जैसा कि आपको पता है कि जो क्रूशियल मिनरल्स हैं देश के अंदर, उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, इससे संबंधित रणनीतियां सरकार तैयार कर रही है और माइंस मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है और उसको इसकी रणनीति तैयार करनी है। लिहाजा बाल्को को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए मिनिस्ट्री, क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री के तौर पे जो सरकार का रेजिडुअल स्टेक है माइंस मिनिस्ट्री ही हैंडल करती है, लिहाजा इसके लिए दीपम से संपर्क किया गया है। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि बाल्को एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है, खासकर अगर आप एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करें। देश की जो कुल कैपेसिटी है उसमें 20% जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वो बाल्को कर रही है। लिहाजा अगर माइंस मिनिस्ट्री को इसकी जानकारी मिल जाए कि दीपम किस तरीके से रेजिडुअल स्टेक सेल के रोडमैप के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसके हिसाब से माइंस मिनिस्ट्री अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर सकती है। और अगर इस दिशा में सरकार को सफलता मिलती है और दीपम इस पर आगे बढ़ती है, क्योंकि रणनीति उसी को तैयार करनी है, तो जो डाइवेस्टमेंट टारगेट है सरकार का उसको भी हासिल करने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपको ये सारी जानकारी देने के लिए।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।